राधा सुबह से गुमसुम बैठी थी। आज उसकी छोटी बहन आरती दिल्ली से वापस लौट रही थी। उसको आरती के वापस आने की सूचना रात को ही मिल चुकी थी। साथ ही इस बात की भनक भी मिल गई थी कि लड़के ने आरती को पसंद कर लिया है और आरती ने भी अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है। उसको लगा था कि इसने न केवल उसके साथ गलत किया है बल्कि उसके भविष्य को भी तहस नहस कर डाला था। राधा आरती से 4 वर्ष बड़ी थी, लेकिन आरती अपने स्वभाव, रूप एवं गुणों के कारण उससे कहीं बढ़कर थी। वह एक स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह में देरी होने के कारण राधा का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। उनके पिता दोनों पुत्रियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे, इसलिए बड़े बेटे को उन्होंने विवाह की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें भय था कि पुत्र अपने विवाह के पश्चात युवा बहनों के विवाह में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे। पिता पुत्र आए दिन अखबारों में राधा के विवाह के लिए विज्ञापन देते रहते। कभी राधा के माता पिता, कभी राधा स्वयं लड़के को और कभी राधा को लड़के वाले नापसंद कर जाते और बात वहीं की वहीं रह जाती। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन राधा का विवाह तय नहीं हो पाया। वह अब पड़ोस में जाकर आरती की बुराइयां करने लगी थी। एक दिन राधा सामने वाली उषा दीदी के घर जाकर रोने लगी। दीदी, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आते हैं वह सब मुझे ठुकराकर आरती को पसंद कर लेते हैं। इसलिए मुझे आरती की शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैंने भी पक्का फैसला कर रखा है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं आरती का विवाह भी नहीं होने दूंगी। उषा दीदी राधा को समझाने लगी, यदि तुम्हारे विवाह से पहले आरती का विवाह हो भी जाए तो क्या हर्ज है। शायद आरती की ससुराल की रिश्तेदारी में तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वर मिल जाए। ऐसे जिद करके आरती का जीवन बर्बाद करना उचित नहीं। लेकिन राधा का एक ही तर्क था, जब मैं बर्बाद हो रही हूँ तो दूसरों को क्यों आबाद होने दूँ। 2 वर्ष तक लाख जतन करने के बाद भी जब राधा का विवाह निश्चित नहीं हुआ तो वह काफी हद तक निराश हो गई थी। आरती अध्यापन कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर भी ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप को व्यस्त रखती। राधा सुबह से शाम तक माँ के साथ घर गृहस्थी के कामों में उलझी रहती। वह यह भी भूल गई थी कि अधिक पकवान, चाट पकौड़ी खाने से उसका शरीर बेडौला हो जा रहा था। लोग राधा को देखकर हंसते तो वह कुढ़कर कहती, बाप की कमाई खा रही हूँ, जलते हो तो जलो, लेकिन मेरी सेहत पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। पिता ने हार कर अपने दोनों बड़े पुत्रों की शादियां कर दी। बड़े बेटे को एक मित्र मनोज उनके परिवार का बड़ा ही हितैषी था। उसने आरती से शादी करने के लिए अपने एक अधीनस्थ सहयोगी को राजी कर लिया था। मनोज ने आरती के पिता से कहा, चाचा जी, आप चाहे तो आरती का रिश्ता आज ही तय कर देते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, आरती तुम्हारी अपनी बहन है। मैं कल ही किसी बहाने आरती को तुम्हारे साथ अंबाला भेज दूंगा। चूंकि मनोज का परिवार भी अंबाला में रहता था, इसलिए आरती के बड़े भाई तथा मनोज के परिवारों के लोगों ने ज्यादा शोर किए बगैर आरती की शगुन की रस्म अदा कर दी। विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। चंडीगढ़ में राधा को इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया था। घर में सारे कार्य गुप्त रूप से किए जा रहे थे ताकि राधा किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर सके। अचानक एक दिन राधा को एक पत्र बरामदे में पड़ा हुआ मिला। वह उत्सुकतावश पत्र को एक सांस में ही पढ़ गई। पत्र के अंत में लिखा था, आरती की गोद भराई की रस्म के लिए हम लोग रविवार को 4 बजे पहुंच रहे हैं। पढ़ते ही राधा के मन में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार गए। उससे झूठ बोला गया कि अंबाला में मनोज के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से आरती को वहां भेजा गया था। उसे लगा कि इस घर के सब लोग बहुत ही स्वार्थी हैं।
उसने पत्र से अम्बाला का पता डायरी में लिखा और पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। 2 दिन के पश्चात लड़के के पिता के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आरती मंगली लड़की है। यदि इससे आपने पुत्र का विवाह किया तो लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। पत्र पढ़ते ही उस परिवार में शमशान जैसी खामोशी छा गई। वह लोग सीधे मनोज के घर पहुंच गए। लड़के के पिता गुस्से से बोले, आप जानते थे कि लड़की मंगली है, फिर आपने हमारे परिवार को ही बर्बाद करने का क्यों निश्चय किया? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। मनोज ने उन लोगों को समझाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन बिगड़ी बात संभल न सकी। चंडीगढ़ से राधा के बड़े भाई को अंबाला बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया। पत्र देखने पर पता चला कि यह राधा की लिखावट नहीं है। उसके पास तो अंबाला का पता ही नहीं था और न ही आरती के रिश्ते की बात की उसे कोई जानकारी थी। चंडीगढ़ आने पर बड़े भैया उदास एवं दुखी थे। राधा से इस बात की चर्चा करना बेकार था। घर का वातावरण एक बार फिर खामोश हो चुका था। उषा दीदी की बड़ी लड़की नीलू राधा से सिलाई सीखने आती थी। एक दिन कहने लगी, राधा दीदी, आपने जो चिट्ठी किसी को बेवकूफ बनाने के लिए लिखवाई थी उसका क्या हुआ? आरती के कानों में इस बात की भनक पड़ गई और वह झटपट माँ तथा भाई को बताने भाग गई। 2 दिन पश्चात राधा की माँ ने उषा के घर जाकर नीलू से सारी बात उगलवा ली कि राधा दीदी ने ही मनोज भाई साहब के रिश्तेदारों को तंग करने के लिए उससे चिट्ठी लिखवाई थी। आरती और राधा में बोलचाल बंद हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का वातावरण सामान्य हो गया। राधा और आरती चुपचाप अपने अपने कामों में लगी रहती। आरती स्कूल जाती और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती। राधा उसे अच्छे अच्छे कपड़ों जेवरों में देखकर कुढ़ती और फिर उसका गुस्सा उतरता अपनी भाभीियों तथा बूढ़े पिता पर। मैं पैदा ही तुम्हारी गुलामी करने के लिए हुई थी, क्यों नहीं रख लेते मेरे स्थान पर एक माई? स्कूल की अध्यापिकाएं आरती को समझाती, अब भी समय है, यदि कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो तुम स्वयं ही कोशिश करके विवाह कर लो। आरती की एक सखी ने अपने ममेरे भाई के लिए उसे राजी कर लिया था और उसके साथ स्वयं दिल्ली जाकर उसका विवाह तय कर आई थी। आरती की शादी की बात राधा को बता दी गई थी। राधा ने केवल एक ही शर्त रखी थी, आरती की शादी में जितना खर्च होगा उससे दोगुना धन मेरे नाम से बैंक में जमा कर दो, ताकि मैं अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाऊं। विवाह का दिन नजदीक आता जा रहा था। बाहरी रूप से राधा एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी। पिता ने मोटी रकम राधा के नाम बैंक में जमा करवा दी थी। आरती को उपहार देने के लिए राधा ने अपने विवाह के लिए रखी हुई छाप बेहद सुंदर चादरें व गुड्डे गुड्डियां का जोड़ा निकाल लिया था तथा छोटी मोटी अन्य कई कसीदारी की चीजें भी थी। आरती के विवाह का दिन आ गया। राधा सुबह से ही भागदौड़ में लगी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा था, इसलिए दहेज के सामान का कमरा ऊपर की मंजिल पर निश्चित हुआ था और विदा से पूर्व दूल्हा दुल्हन उसमें आराम भी कर सकते थे। उस कमरे की चाबी आरती की बड़ी भाभी को दे दी गई थी। राधा ने जन सामान्य सा सूट पहन रखा था। उसकी माँ ने 2 से 3 बार गुस्से से उसे डांटा भी। आज भी ढंग के कपड़े नहीं पहने तो फिर 4 सूट बनवाने की जरूरत ही क्या थी? राधा ने पलटकर जवाब दिया, अब बदलने का क्या फायदा, मुझे कई काम निपटाने हैं। माँ बड़ी खुश हुई कि इसके मन में कोई मलाल नहीं, बेचारी कितनी भागदौड़ कर रही है। राधा अपने कमरे में बार बार आ जा रही थी। भाभी समझ रही थी कि शायद माँ उसे ऊपर काम के लिए भेज रही है और आरती समझ रही थी कि शायद अधूरे काम पूरे कर रही है। दरअसल राधा अपने दहेज के लिए सहेज कर रखी हुई सब चीज़ें को छिपा छिपा कर बांध रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने जेवर भी डब्बों में बंद कर दिए थे। बारात आने में 1 घंटा शेष रह गया था। आरती को मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया था।
और राधा घर में ही अपने आप को संवारने लगी थी। उसने बढ़िया सूट पहना और श्रृंगार इत्यादि करके पंडाल में पहुंच गई। सब रिश्तेदारों से हंस हंस कर बतियाती रही। निश्चित समय पर बारात आई तो बड़े चाव से राधा आरती को जयमाला के लिए मंच पर ले गई। इसके पश्चात राधा किसी बहाने से भाभी से चाबी लेकर पंडाल से खिसक गई। बारात ने खाना खा लिया तो घर के लोग भी खाना खाने में व्यस्त हो गए। रात 1 बजे तक फेरे भी पूरे हो चुके थे, लेकिन राधा नीचे नहीं आई थी। घर के लोग डर रहे थे कि बार बार बुलाने से शायद वह गुस्सा न कर बैठे और बात बाहर के लोगों में फैल जाए, इसलिए सभी अपने आप को काबू में रखे हुए थे। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए भेजा जाने लगा तो भाभी ने सोचा कि पहले वह जाकर कमरा देख ले। जैसे ही भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने बिस्तर पर फूल इत्यादि बिखरे पड़े थे। साथ ही एक लिफाफा भी रखा हुआ था। पत्र आरती के नाम था। प्रिय आरती, मैंने अपनी सभी प्यारी चीजें तुम्हारे विवाह के लिए बांध दी है। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। पैसा भी पिताजी को लौटा रही हूँ। केवल मैं अकेली ही जा रही हूँ। राधा। भाभी ने पत्र पढ़ लिया, लेकिन उसे किसी को भी नहीं दिखाया और वापस आकर दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए उस कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद अचानक ही आरती भाभी से पूछ बैठी, भाभी जी, राधा दिखाई नहीं दे रही है, क्या सो गई है? भाभी ने कहा, हाँ, मैंने ही सिरदर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भिजवा दिया है। थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी। भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपाकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उन्हें पैरों तले की जमीन खिसकती नजर आने लगी। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर माता पिता से बात की तो वे लोग घबरा कर कहीं शोर न मचा दे। अभी तो आरती की विदाई भी नहीं हुई है। भैया भाभी ने सलाह की कि विदाई तक कोई बहाना बनाकर इस बात को छिपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी कि माँ ने 2 से 3 बार राधा को आवाज लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया और माँ चुप रह गई। सुबह 8 बजे बारात विदा हो गई। आरती ने सबसे गले मिलते हुए राधा के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, सो रही है। कल शाम को तेरे घर पार्टी में हम सब पहुंच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात के विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सही बात बताने का साहस जुटा ही रहे थे कि सामने वाली उषा दीदी का नौकर आया। भाभी जी, मालकिन बुला रही है, जल्दी आइए। भाभी तथा भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां उषा दीदी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई चीज ढकी पड़ी थी। उषा तो सदमे से बुत ही बनी खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि नौकर छत पर कपड़े डालने आया तो राधा को एक कोने में लेटा देखकर घबरा कर नीचे दौड़ा आया और उसने बताया कि राधा दीदी ऊपर सो रही हैं, लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही देखा। बड़े भैया ने राधा के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीप ही एक पत्र भी पड़ा हुआ था। लिखा था, पिताजी, जब तक आपके पास यह पत्र पहुंचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। आरती को तो आपने केवल विदा ही किया है, लेकिन मैं आपको अलविदा कह रही हूँ। मैं आरती के विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए मेरी विदाई में उसे ना बुलाया जाए। आपकी बेटी राधा। माँ बाप और भाइयों को दुख था कि राधा को पालने में उनसे कहीं गलती हो गई थी, जिससे वह इतनी संवेदनशील और जिद्दी हो गई थी और अपनी छोटी बहन से ही जलने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर वे कहीं सख्ती से पेश आते तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती। राधा न केवल बहन से ही बल्कि पूरे घर से ही कट गई थी। जिस लड़की ने जीते जी उनकी शादी भंग कर रखी थी, उसने मृत्यु के बाद भी कैसा अवसाद भर दिया था उन सबके जीवन में।